देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए, रहना चाहिए। ये तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, मैं इसको एक बार रीड करता हूँ। लॉ का स्टेटमेंट क्या था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor, comma, providing that all the physical condition and temperature of the conductor remains constant। सब लोग एक बार इसको रीड करो, फिर मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। सबने इसको रीड कर लिया ना। अब इसको समझो, देखो क्या हो रहा है। मान लो हमने यहाँ पे एक लिया है कंडक्टर ए बी, और इसके एंड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। देखो मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का। करेंट का जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग करेंगे चर्चा पोटेंशियल डिफरेंस का हमेशा। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और इस कंडक्टर में करंट आई है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम इस कंडक्टर का सारा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखें, फिजिकल कंडीशन का मतलब ये हो कि आपको इसका लेंथ और एरिया चेंज नहीं करना है, और साथ ही साथ आप अगर इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हो, आप इस कंडक्टर का लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, तो उस केस में जो इसमें करेंट होगा, करेंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। दैट इज इन मैथमेटिकल टर्म हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। सबको समझ में आया ना कि ये कब वैलिड होगा, कब होगा वैलिड। बोलो जल्दी से। कि जब आप उस कंडक्टर का लेंथ, एरिया और टेम्परेचर सब कांस्टेंट रखोगे तभी। आप आप अगर उसका लेंथ करते हो चेंज तो ओम्स लॉ नहीं होगा वैलिड। आप अगर उसका एरिया करते हो चेंज तो भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। आप अगर उसका टेम्परेचर चेंज करते हो तो भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो आपको सभी चीजों को कांस्टेंट रखना होगा। आप ओनली पोटेंशियल डिफरेंस उसका चेंज कर सकते हो। तो जब आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे तो जो करेंट होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया कि हम क्या बोल रहे थे? जल्दी से बोलो। तो यहां से आ गया तुम्हारा करेंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि I इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनल वाला साइन है वो हम लोग जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ना। तो यहां से एक आएगा तुम्हारा कांस्टेंट के एन इंटू वी। और देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वी बाई आई इज इक्वल टू समथिंग। देखो यहां से आएगा तुम्हारा वी बाई आई इक्वल टू वन बाई के, एंड वन बाई के इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। वन बाई के इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, मतलब कि हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि वी बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। V by I is equal to constant, and this is Ohm's law. This is the statement of Ohm's law. V by I for a given conductor is constant, keeping its length, area and temperature constant। आप अगर उससे कंडक्टर का लेंथ, एरिया और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो उसका V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट आएगा। और V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट आने का मतलब क्या होता है कि आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो तो करेंट भी उतना ही फैक्टर से इंक्रीज करेगा। मतलब कि आप जब पोटेंशियल डिफरेंस करोगे डबल तो करेंट हो जाएगा डबल। आप जब पोटेंशियल डिफरेंस करोगे हाफ तो करेंट हो जाएगा हाई हाफ। ऐसे चेंज करेगा करेंट, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का रेशियो क्या हो जाए, रेशियो आपका कांस्टेंट हो जाए। समझ में आया ना? एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वैलिड तभी होगा जब टेम्परेचर, लेंथ और एरिया आप कंडक्टर का कांस्टेंट रखो। आप कोई भी चीज चेंज कर दोगे तो फिर ये ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होगा। ओके, चलो अब देखिए। तो हमने यहां से देखा कि v बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। इस कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस आर। मतलब कि अब हम लोग लिख सकते हैं कि V बाई आई इज इक्वल टू आर। अब हम लोग बोल सकते हैं कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, और V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और V इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये फॉर्मूला तुमको इस पूरे चैप्टर में यूज आने वाला है।
V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। I क्या था? करेंट इन द कंडक्टर। R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। I है करेंट इन द कंडक्टर और R है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो मान लीजिए कि आपको अगर करंट और रेसिस्टेंस पता हो एंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप I इंटू आर से फाइंड कर सकते हो। अब देखिए, ये हमने सीखा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। ओके, ये वैलिड है फॉर अ कंडक्टर। कब? जब आप उसका लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तब। और हमको यहाँ से साफ साफ बात ये भी दिख रहा है कि हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा। अब होता क्या है ना कि बच्चे ये अपने दिमाग में एकदम वो याद कर लेते हैं, ऐसा सेट कर लेते हैं। हाँ, तुमको ये तो याद करना है, लेकिन आपको याद ये भी करना है कि ये कहाँ कहाँ वैलिड है। ठीक है ना? ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। देखो मैंने साफ साफ लिखा है कि टेम्परेचर, लेंथ और एरिया जब आप कांस्टेंट रखते हो तभी ये वैलिड होगा। ये हर जगह वैलिड नहीं है। तो ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ये हर जगह वैलिड नहीं होता है। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही वैलिड होता है। ओके, अच्छी बात है। इसके अलावा बच्चे करते क्या है कि इस लॉ को तो एकदम वो याद कर ही लेते हैं, V इक्वल टू आई आर को, और उसको हर जगह ही वो यूज करने लग जाते हैं। हालांकि तुम्हारा क्लास 10 का जो सिलेबस है वहां पे हर क्वेश्चन में तुम लोग ये लॉ यूज कर भी लोगे, कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगा। लेकिन तुमको थोड़ा कंसेप्ट समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं है। जैसा कि सबने सुना होगा ऐसा कि ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर के केस में जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, या तुम लोग बोलते हो कि जब हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो वहां करंट डिक्रीज कर जाता है। सबने ये सुना होगा, और नहीं सुने हो तो हम लोग इस चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे। ये अभी तक मतलब कि कोई ऐसा हो था क्या तुम लोग को कोई आइडिया कि ट्रांसफार्मर वाले केस में जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो वहां पे करंट घट जाता है। लेकिन ओम्स लॉ से क्या होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए था ना। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा नहीं होता है, और बच्चे करते क्या है कि वहां भी ये वाला लॉ जाके वहां पे करते हैं यूज कि V बराबर आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया है तो करंट बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वहां पर तो ऐसा होता नहीं है, तो फिर वो लोग गलती हो जाते हैं। तो तुम लोग याद रखना कि ये तुम्हारा वैलिड है ओनली फॉर कंडक्टर्स। दिस इज वैलिड फॉर ओनली कंडक्टर्स, और वो भी जब टेम्परेचर वगैरह तुम्हारा कांस्टेंट रहे तब। मतलब जब तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये कंडक्टर्स के लिए भी वैलिड नहीं है। ठीक है। और आप इस ओम्स लॉ को ट्रांसफार्मर के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ट्रांसफार्मर, इसीलिए वहां पे ये वैलिड नहीं होता है कि इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर आप जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो वहां पे करंट घट जाता है, जस्ट उल्टा ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है। तो मैं तुमसे पहले ही बोल देना चाहूंगा कि डोंट यूज ओम्स लॉ फॉर ट्रांसफार्मर। लिख लो यहाँ पे, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ट्रांसफार्मर। It is only valid for conductors which have constant length, constant thickness या area and constant temperature। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। ओके, तो अभी हमारे पास जो पहला लॉ है वो है V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। और V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है। और तुम लोग इसको ऐसे याद रखना कि V बराबर आई आर में हमको जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस या जिस कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो हम लोग उसी में करंट लेंगे, और रेसिस्टेंस भी हम उसी का लेते हैं, और किसी और से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो आप उसमें करंट लो और उसको करो मल्टीप्लाई उसके रेसिस्टेंस से, किसी और से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये सब बातें तुम लोग याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए, तो यहां से तुम्हारा आ गया V इक्वल टू आई आर, और यहां से तुम्हारा आ गया है R इक्वल टू वी बाई आर, R इक्वल टू वी बाई आई। अब जरा हम बात करते हैं यूनिट ऑफ R का, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का। देखो क्या होना चाहिए? वोल्ट पर एम्पियर ना।
तो वोल्ट पर एम्पियर इज यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, और इसको साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया और इसको नाम रखा गया ओम। इसी को कहा गया ओम। मतलब कि अब हम लोग करेंगे चर्चा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एज ओम, और सिंबल में इसको हम लोग लिखते हैं, देखो कुछ ऐसा, लाइक दिस। इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा, हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, शॉर्ट में ओम। ठीक है, तो अब हम लोग जहां भी लिखेंगे यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, जैसे मान लो कि एक कोई कंडक्टर था, उसका 10 ओम था रेसिस्टेंस, तो हम लिखेंगे उसको 10 और साथ में ऐसा सिंबल। ओके, समझ में आ गया क्या? बोलो जल्दी से। ओके, अब हम लोग बोलेंगे कि डिफाइन 1 ओम, डिफाइंड 1 ओम। आप 1 ओम को डिफाइन करो, तो देखो कि इसको कैसे करते हैं डिफाइन, कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows when a potential difference of 1 volt is applied। मतलब कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और उस 1 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस के चलते करेंट अगर 1 एम्पियर है, तो हम बोलते हैं कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम है। समझ में आया क्या? जल्दी से बोलो तो एक बार, बोलो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू टर्म तुम्हारा और आता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का डेफिनेशन जान लो। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब कि सिंपल सा कहानी है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेसिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके यूनिट का। तो इसका हो जाएगा यूनिट ओम इनवर्स, या इसका एक और यूनिट है साइमन। तो ओम इनवर्स एंड साइमन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब जरा हम लोग बात करते हैं ग्राफ का। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो हम चाहते हैं कि आप वोल्टेज वर्सेस करेंट ग्राफ बनाओ, आप वोल्टेज वर्सेस करेंट ग्राफ बनाओ ओम्स लॉ के लिए। तो हमने क्या देखा कि आया था यहाँ से आपका V इक्वल टू आई इंटू आर, वी आया था आपका इक्वल टू आई इंटू आर, और हमने V को रखा है y एक्सिस पे, तो मैं इसको लिखूंगा y। मैंने करेंट को रखा है x एक्सिस पे, तो इसको मैं लिखूंगा x। और जो आपका R था रेसिस्टेंस, वो एक कांस्टेंट था, तो उसको मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ फिलहाल m। देखो सबको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आया है रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू m इंटू एक्स, और सबको पता है कि y इक्वल टू m इंटू एक्स इज अ ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। होता है ना? जल्दी से बताओ तो, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये तुम्हारा ग्राफ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। समझे क्या? जल्दी बताओ। ओके, देखो तो ये हमने जब वोल्टेज को रखा है, या जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को रखा है वाई एक्सिस पे और करंट को रखा है एक्स एक्सिस पे, तब ये आया। अगर मैं करंट को रखूंगा वाई एक्सिस पे, जब मैं करंट को रखूंगा वाई एक्सिस पे और पोटेंशियल डिफरेंस को रखूंगा एक्स एक्सिस पे, तो अब देखते हैं ग्राफ कैसा आता है।
तो जो आपका था v इक्वल टू आई आर, अब आप लिख सकते हो कि i इक्वल टू 1/r इंटू वी। तो देखो, तो i था मेरा y एक्सिस पे, v है मेरा x एक्सिस पे, और ये 1/r तो फिर से एक कांस्टेंट है, तो उसमें मान लेता हूँ m। तो देखो फिर से तुम्हारा इक्वेशन y इक्वल टू एम इंटू एक्स ही आया है। तो फिर से ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ही आएगा। लेकिन इस बार जो स्लोप होगा ना, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नॉट रेसिस्टेंस, इट इज 1/रेसिस्टेंस। समझ में आया क्या? जल्दी से बोलो। या जिसको आप बोल सकते हो कंडक्टेंस, या जिसको आप बोल सकते हो कंडक्टेंस। तो तुम लोग देखो इसको कैसे तुमको याद रखना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे हुआ तो स्लोप विल गिव रेसिस्टेंस। अगर करेंट वाई एक्सिस पे हुआ तो स्लोप विल गिव रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस। ओके, समझ में आ गया ना? बोलो। ठीक है। देखो मैंने दो भी वर्सेज आई ग्राफ बनाया है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमने दो डिफरेंट कंडक्टर के लिए भी वर्सेज आई ग्राफ बनाया है। आप ग्राफ देख के बताओ कि कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि R1 ज्यादा है R2 से, या फिर R2 ज्यादा है R1 से। जल्दी बताओ। ग्राफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्लोप ज्यादा है। हाँ, स्लोप ज्यादा है भाई। R2 इज मोर देन R1। वही नहीं, देखो फिर गलत हो तो गलत हो, ठीक है, वही नहीं होता है। R2 इज मोर देन R1। क्यों? क्योंकि ग्राफ 2 का जो स्लोप है ना आपका, स्लोप ऑफ ग्राफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 1। और हमको पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे हो तो स्लोप देता है रेसिस्टेंस, मतलब कि रेसिस्टेंस ऑफ 2 इज मोर देन रेसिस्टेंस ऑफ 1। तुम लोग ये ग्राफ वाला पॉइंट याद रखना। हम लोग इस पे एक बार फिर से आएंगे आगे, जब हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में कुछ हमको और भी करना है चर्चा, तो वो चर्चा हम जब कर लेंगे तो उसके बाद मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन फिर से लेके आऊंगा। और उस समय मैं तुमको फिर से ग्राफ का बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधे मैं वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तुम लोग बस ग्राफ को याद रखना कि कैसे क्या हो रहा था। चलो। अब हमने जैसे यहाँ पे देख लिया कि जो भी वर्सेज आई ग्राफ आ रहा था, या जो आई वर्सेज भी ग्राफ आ रहा था, वो आपका आ रहा था एक स्ट्रेट लाइन, वो आपका आ रहा था एक स्ट्रेट लाइन, या जिसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि द कंडक्टर्स which obeys Ohm's law have a linear relationship between potential difference V and current I। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में के जो रिलेशन होता है वो होता है लीनियर, होता है लीनियर। या आप इन अदर टर्म बोल सकते हो कि वी आई ग्राफ जो आपका आएगा, कि वी आई ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो वी आई ग्राफ आपका आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। किसके लिए? वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। क्यों? हमको पता है कि सभी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हैं वो कैसे होंगे, वो हम लोग बाद में करेंगे चर्चा। फिलहाल जो करेंगे उनका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ तो एक बार। ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ।
तो देखो यहाँ पे मैं अभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए सर्किट यूज करते हैं, मैं वो तुमको सर्किट डायग्राम शो करूंगा अभी, और मैं तुमको समझा भी दूंगा कि कैसे ये लैब में किया जाता है। ठीक है, ओके। और तुम ये सर्किट याद रखना, क्योंकि बोर्ड्स वाले एग्जाम में चांस रहता है ये सर्किट पूछे जाने का, कि ड्रॉ द सर्किट फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो, पहले हम सबसे पहले मैं सर्किट करता हूँ ड्रॉ, और फिर मैं उसका वर्किंग समझाऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट। क्या तकलीफ है तुमको? हम्म, देखो ये सबसे पहले हमने लिया है बैटरी। ये की है, देखो इसको हम लोग की पढ़ते हैं कि ये एक स्विच की तरह करता है एक। उसके बाद ये हमने एक बनाया है रियोस्टेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं रियोस्टेट। इसका काम होता है करंट को कंट्रोल करना। रियोस्टेट का काम क्या होता है? सर्किट में करंट को कंट्रोल करना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि करंट बहुत ज्यादा हो जाए तो आपका सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, देखिए इसके बाद हम यहाँ एक लेते हैं एमीटर, और हमने एक लिया है रेसिस्टेंस। ये देखिए, ये रहा आपका रेसिस्टेंस, जिसको मैंने आर से लिया है, उसका नाम दिया है आर। और फिर ये आपका हो गया है यहाँ पे, ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। फिर हम लेंगे एक वोल्ट मीटर, ये भी। और ये जो आपका रेसिस्टेंस था, उसके एंड का नाम मैंने दिया है ए एंड बी। देखो, तो अपने को ओम्स लॉ को करना है वेरीफाई। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, कि हमको भी भर से आई ग्राफ बनाना है, और अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो मेरा ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा, कि मतलब कि करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक रेसिस्टेंस चाहिए, क्योंकि उसके अक्रॉस ही आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कराओगे, तो उसके अक्रॉस ही करंट वेरी करेगा। तो आप उसको नोट डाउन करोगे कॉपी में, फिर ग्राफ बनाओगे बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो आपको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया है। तो उसी ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया है, जिसका नाम दिया है आर, जिसका मैंने नाम दिया है आर। ठीक है, देखिए ये रहा मेरा रेसिस्टेंस। अब इस रेसिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और उस रेसिस्टेंस में कितना करंट है, उसको मेजर करने के लिए हमने दो और इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, और उनको मैंने नाम दिया है वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर को देखिए हम लोग ऐसा लिखते हैं भी से, सिंबल इसका होता है भी से, और एक सर्कल, ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस करना मेजर। और ये आपका हुआ है एमीटर, ये आपका है एमीटर, इसका काम होता है करंट मेजर करना। ओके, और हम हमेशा हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हम जोड़ते हैं पैरेलल में। देखिए, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस करना था मेजर, तो हमने कहाँ जोड़ा है? वोल्ट मीटर को हमने पैरेलली जोड़ दिया है उस रेसिस्टेंस के साथ। और इस एमीटर को हमने कहाँ जोड़ा है? हमने जोड़ा है सीरीज में। तो इस बात को तुम लोग सब लोग याद रखना, कि एमीटर जोड़ते हैं सीरीज में, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं हम लोग पैरेलल में। तो ये आपका हो गया है सर्किट। अब आपको यहाँ पे शो करना होगा पोलैरिटी ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखिए, ये जो है ना, एमीटर का पॉजिटिव जो होगा एंड, वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, और इस तरफ आपका हो जाएगा निगेटिव। सिमिलरली जो वोल्ट मीटर का भी जो पॉजिटिव वाला था, वो बैटरी के पॉजिटिव के साइड होना चाहिए, और जो निगेटिव था वो बैटरी के निगेटिव साइड होना चाहिए। तो आप ये पोलैरिटी भी याद रखना, इसमें भी आप गलती नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जब मेरा ये सर्किट सब कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग करते क्या है, उसके बाद हम लोग इस रियोस्टेट के हेल्प से, देखो ये जो था ना अपना
ये रियो स्टेट, मैंने कहा था कि इसका यूज होता है टू टू कंट्रोल द करेंट। तो आप उसको उस रियो स्टेट के यूज करके आप सर्किट में करेंट का वैल्यू चेंज कर सकते हो। और जैसे जैसे तुम्हारा सर्किट में करेंट का वैल्यू करेगा चेंज, आप इस एमीटर से उसको रीड कर सकते हो, आप उसको कॉपी में लिख सकते हो। फिर उसके लिए ये जो वोल्टमीटर का रीडिंग क्या था, आप वो भी कॉपी में अपने लिख सकते हो। तो आपको वहां से मिल जाएगा कि जब उससे रेजिस्टेंस आर में करंट इतना था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। फिर आपको एक मिल जाएगा पूरा टेबल, और वहां से जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ जो भी वर्सेज आई आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। जो आपका ग्राफ भी वर्सेज आई आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और जैसे ही ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, हम लोग बोल देंगे कि मेरा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया है। तो तुम लोग के लिए मेरा सजेशन ये है कि तुम लोग ये सर्किट याद कर लेना। ठीक है, समझ में आया क्या? बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ डाउट है किसी को?